एल्टीट्यूड आईएएस के PYQs टू MCQs प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज तारीख है 8 मार्च और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत रूस से हुई, क्योंकि रूस में जो 1917 की क्रांति थी उसमें महिलाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी क्रम में इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया और इसके तहत महिलाएं हैं उनके प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट किया जाता है। और महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं, इनमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और इसके अतिरिक्त उनको वर्तमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन चीज़ों को भी देखा जाता है ताकि इन समस्याओं को सुलझाया जा सके। इसके तहत हम कुछ आर्टिकल भी देखेंगे महिलाओं से संबंधित। अब चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो डिलिमिटेशन से संबंधित है। इसके तहत जो तमिलनाडु के CM हैं स्टालिन, उन्होंने सीमांकन पे संयुक्त कार्रवाई समिति बुलाने का आह्वान किया है। जो इसमें प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल करने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये कुछ साउथ के स्टेट हैं, और ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल को भी इसमें आमंत्रण भेजा गया है। जो पहली बैठक होगी वो 22 मार्च को होगी, कहाँ, चेन्नई में होगी। और इसमें सीमांकन के जो संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक प्रभाव हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो मतदाता पहचान पत्र है उससे संबंधित है, वोटर ID से संबंधित जो इशू है उनको उठाया गया है। तो संसद में विपक्ष है उन्होंने सीमांकन और मतदाता पहचान पत्र के मुद्दों को उठाया है। चूँकि बजट सत्र है वो सोमवार से शुरू होगा, जब विपक्ष क्या करेगा, सीमांकन और चुनावी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये बजट सत्र का दूसरा भाग है। पहले भाग की शुरुआत हम देखते हैं जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट रखा जाता है तब इसकी शुरुआत होती है। शिवसेना, कांग्रेस और NCP हैं उन्होंने महाराष्ट्र के जो मतदाता सूची है उसमें असामान्य वृद्धि पे चिंता जताई है। इसके अलावा डुप्लीकेट वोटर ID है उनसे संबंधित इश्यूज हैं। तो इसमें निर्वाचन आयोग ने बोला है कि हम 3 महीने में क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट वोटर ID हैं उनसे संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। ये चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया है। अब तृणमूल कांग्रेस के बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग है उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कि ये जो संवैधानिक आयोग है ये अपने कर्तव्यों में विफल हो रहा है, यानी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा, और मतदाता सूची में जो हेर फेर है उसका तर्क के रूप में कुछ बातें प्रस्तुत की गई हैं। अपील प्रक्रिया है, तो अपील प्रक्रिया कैसे की जा सकती है, जैसे नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24A है उसके तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उसके पास आगे इसकी अपील की जा सकती है। पहले जिला मजिस्ट्रेट के पास जाओ, आपत्ति दर्ज कराओ, अगर अपील करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास नागरिक जा सकते हैं। अब डिलिमिटेशन से संबंधित चूँकि काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है तो इसके बारे में देखना जरूरी है। तो सबसे पहले डिलिमिटेशन होता क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित की जाती हैं। और ये पुनः निर्धारण किन आधारों पे होता है, तो आधार जो है जनसंख्या में बदलावों को आधार बना के ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ जनगणना की जाती है। तो चूँकि जनसंख्या में बदलाव है उसके अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना इसका उद्देश्य होता है। यानी जनसंख्या में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अनुसार अगर कहीं जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है तो जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करना क्या है, ये महत्वपूर्ण बनाता है। महत्व क्या है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये निष्पक्ष चुनाव है उसको सुनिश्चित करेगा, समान प्रतिनिधित्व है उसको प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करें तो हमारा अनुच्छेद 82 है जिसके तहत डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से संबंधित चर्चाएं की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होगा, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा सीटें हैं उनके लिए परिसीमन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुच्छेद 170 है, राज्यों की विधानसभा सीट है उनके परिसीमन के लिए प्रावधान करता है। ऐसी 330 और 332 आर्टिकल है वो SC और ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनसे संबंधित है कि इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होंगी।
अनुच्छेद 239A की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन की प्रक्रिया लागू करने की अनुमति देता है। 42वां संविधान संशोधन है। इसके माध्यम से क्या किया गया, लोकसभा और जो राज्य विधानसभाएं हैं उनकी सीटों की संख्या 2001 तक स्थिर कर दी गई थी। और 84वां और 87वां संविधान संशोधन जो 2001 और 2003 का है, इसमें परिसीमन है उसको क्या किया गया, 2026 तक क्या किया गया, स्थगित किया गया है। लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं उनका परिसीमन जारी रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि परिसीमन है उसको स्थगित कौन से संविधान संशोधन से किया गया, तो ये 84वां 87वां संविधान संशोधन हो जाएगा और 2026 के बाद ये किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो आधार है वो नवीनतम जनगणना को रखा जाना चाहिए। कानूनी पहलू देखें तो डिलिमिटेशन एक्ट है, चूँकि जो परिसीमन अधिनियम है ये कितनी बार लाया गया, 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में, यानी 4 बार अभी तक इसको लाया गया है। और इसके तहत परिसीमन प्रक्रिया है उसको नियमित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। परिसीमन आयोग है तो इसके जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में ये स्वतंत्र निकाय होता है। न्यायिक हस्तक्षेप की बात करें तो इसके फैसलों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके फैसले अंतिम होते हैं और न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका पुनर्वितरण किया जाता है। विभिन्न राज्यों में जो राजनीतिक संतुलन है वो इसके माध्यम से बदल सकता है, चूँकि जनसंख्या पर डिपेंड करेगा तो इससे राजनीतिक संतुलन में चेंजेस आ सकते हैं। क्षेत्रीय दलों पे क्या प्रभाव होगा, तो कुछ राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं, जैसे उत्तर भारत का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या में वृद्धि के कारण, दक्षिणी राज्यों की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या हो सकता है, वहाँ सीटें लोकसभा में उन लोगों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं। तो इससे कुछ राज्यों में सीटें बढ़ने और घटने से क्या होगा, क्षेत्रीय दलों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। वोट बैंक की राजनीति है, ये भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से उभर सकती है। जैसे नई निर्वाचन सीमाएं हैं उनसे जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय राजनीति है उसमें भी बदलाव आ सकता है। उत्तर और दक्षिण का विभाजन से संबंधित जो बहस है वो भी तीव्र हो सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि कम है और इसके कारण परिसीमन के बाद उनकी सीटों की संख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये भी क्या करेगा, दक्षिण और उत्तर भारत के जो राज्य उनके बीच में जो सौहार्द है और जो संबंध उनमें तनाव पैदा कर सकता है। अल्पसंख्यक और आरक्षित सीटों पे प्रभाव है वो क्या होंगे, तो इससे आरक्षित सीटें हैं इनसे संबंधित वो भी बदल सकता है, क्योंकि ये भी इनकी आबादी पे डिपेंड करेगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो परिसीमन है वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और इसके माध्यम से हम निष्पक्ष और संतुलित रूप से जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है और जो लोगों का प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए इसका सावधानी पूर्वक किया जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय असंतुलन है उसका कारण बन सकता है अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, इसको सही तरीके से लागू करना होगा। मतदाता पहचान पत्र और भारत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मतदाता पहचान पत्र है, ये क्या है, एक पहचान दस्तावेज होता है और किसके द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो पात्र मतदाता हैं उनको जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो चुनावों में मतदान के लिए ये एक पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है और चुनावों में होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको रोकने का प्रयास करता है। पात्रता क्या है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक क्या हो सकता है, इसके लिए पात्र हो सकता है और आवेदन कर सकता है। जारी करने वाला संगठन तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें नाम लिखा रहता है, फोटो रहेगी, लिंग, जन्म की तिथि और एक विशिष्ट मतदाता पहचान संख्या होती है। आवेदन की प्रक्रिया की चर्चा करें तो नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल है उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 6 है वो जमा करें और आवश्यक दस्तावेज हैं उनको इसमें संलग्न करना पड़ता है। बूथ स्तर अधिकारी हैं उनके द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। अब चूंकि भारत निर्वाचन आयोग चर्चा में है इन सभी मुद्दों के कारण तो इसके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। हमारा जो अनुच्छेद 324 है उसके तहत भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसको स्थापित किया गया है और एक संवैधानिक संस्था है। भारत में इसकी भूमिका क्या है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के
ऊपर है। संरचना क्या है, तो इसमें 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पे भी निर्वाचन आयोगों का गठन किया जाता है। जो स्थानीय स्तर पे जो हमारी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं रहती हैं उनका निर्वाचन या इलेक्शन करवाया जाता है। कार्य क्या है, तो इनका कार्य है चुनाव कराना, जैसे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो, इनके अगर चुनाव कराने हैं तो वो कौन करवाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन स्थानीय निकायों का कराना हो तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। मतदाता सूची है, उसका मैनेजमेंट देखता है, जैसे मतदाता सूची को अपडेट करना हो या फर्जी मतदान है उनको रोकना हो। इसके अलावा जो आचार संहिता है उसको लागू करवाया जाता है। राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा निष्पक्ष चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने के लिए इसको आचार संहिता को लागू करवाया जाता है। चुनावी खर्चे उन पे निगरानी रखी जाती है, उम्मीदवारों की जो खर्च सीमा है उसका पालन सुनिश्चित करवाया जाता है। एक न्यूनतम क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में न्यूनतम कितना खर्च किया जा सकता है, अधिकतम मतलब कितना खर्च किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तकनीक का उपयोग, जैसे इलेक्शन के टाइम में किससे ईवीएम, वीवीपैट और ऑनलाइन मतदाता सेवा आदि की शुरुआत, ये सारी क्या है, इसकी सुविधाएं हैं। मतदाता पहचान पत्र और भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करके लोकतंत्र को क्या करता है, सशक्त बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा एक एक्सरसाइज उससे संबंधित है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, इसी के बारे में न्यूज है। इसमें जो ट्रोपेक्स है 2025 भारतीय नौसेना का एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है, उसकी चर्चा की गई है। इसकी फुल फॉर्म देखें तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है और भारत की नौसेना के द्वारा इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। जनवरी में यह अभ्यास शुरू हुआ था और विभिन्न सैन्य संचालन अवधारणाओं को सत्यापित करने में इसने मदद की है। ये नौसेना का क्या है, एक प्रमुख अभ्यास है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष आयोजित ना होकर कब होता है, हर 2 साल में, यानी द्विवार्षिक रूप से। और समुद्री सुरक्षा है उसकी तैयारियों का ये मूल्यांकन करता है। तो ट्रोपेक्स की चर्चा करें तो इसमें जो भारतीय नौसेना है उसका सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है ये बहु खतरा वातावरण में नौसेना की जो युद्ध तत्परता है उसका आकलन करता है। हिंद महासागर जो क्षेत्र है उसमें ये होता है और इसमें थल, वायुसेना, तटरक्षक बल ये सभी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उद्देश्य क्या है, तो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है, जो खतरे हैं समुद्री सुरक्षा के सामने उनके खिलाफ तैयारी सुनिश्चित करना है कि किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना, जो हमारे विभिन्न बल हैं फोर्सेज उनके बीच में समन्वय में सुधार लाता है। युद्ध की जो रणनीतियाँ हैं उनका परीक्षण करता है कि वास्तविक परिस्थितियों में संचालन रणनीतियाँ उनका किस तरीके से संचालन किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक है उसका यूज किया जाता है, जैसे पनडुब्बी हैं, वायुरोधी और सतह विरोधी अभियान है, उनको इसमें शामिल किया गया है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो प्रतिभागी हैं, भारतीय नौसेना है, थल सेना है, वायुसेना है, तटरक्षक बल आदि इसमें प्रतिभागी रहे हैं। संचालन क्षेत्र तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। अन्य अभ्यासों के साथ समय क्रम देखें तो जो एम्फीबियस अभ्यास है और सीविजिल है, समुद्री सतर्कता से संबंधित, इसके साथ आयोजित किया जाता है। अवधि तो कई हफ्तों तक चलता है, जैसे देखा कि जनवरी में शुरू हुआ और अभी समाप्त हुआ तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रोपिक्स है वो समुद्री युद्ध तत्परता को बढ़ाता है और जो संयुक्त सैन्य सहयोग है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है और ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली बल बनी रहे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्लूजन इन पब्लिक स्पेसेस फॉर फेयर टू फ्रीडम। जो सार्वजनिक स्थान है उसमें समावेश से संबंधित है, जो डर से स्वतंत्रता की ओर किस तरीके से महिलाओं का आगे संचरण हो रहा है उससे संबंधित। चूंकि वुमेन्स डे है इसी क्रम में ये आर्टिकल लिखा गया है, तो वुमेन्स पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स है
उसकी चर्चा की गई है कि जो वुमेन्स पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 128वें स्थान पर है। कितने में से, 177 देशों में से 128वें स्थान पर भारत को रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों की चर्चा करें तो इसमें सामाजिक आर्थिक जीवन, सामुदायिक पहचान और सामाजिक मेलजोल है, ये केंद्र में होते हैं। और सुरक्षा है उसका एक मुख्य संकेतक। महिलाओं के सार्वजनिक स्थान है उसमें कितनी स्वतंत्र उपस्थिति है और आनंद है, इन चीज़ों को देखा जाता है कि विभिन्न जो स्थलों में हो उनकी सुरक्षा कितनी है, इन आधारों को देखा जाता है। तो लिंग आधारित जो स्थानिक नियंत्रण है उनको देखते हैं। इसमें जो अध्ययन है उनसे पता चला कि सार्वजनिक स्थान है वो लिंग आधारित होते हैं और जहाँ अधिकतर महिलाएं निजी क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की भी चर्चा की गई है। तो 2023-24 की बात करें तो महिलाओं की जो श्रम शक्ति है वो 35.6% है। अगर 2017-18 की बात करें तो उसमें ये 23% के आसपास थी। अब 23% से बढ़ के ये 35.6% हो गई है 2023-24 के अनुसार। इस वृद्धि के बावजूद जो है आधी से अधिक भारतीय महिलाएं कार्यबल से बाहर है, यानी कि अभी भी हमारे यहाँ आधी से अधिक महिलाएं क्या हैं, जो कार्यबल है उससे बाहर बनी हुई हैं। कोई स्थान वास्तव में सुरक्षित मानने के, कुछ मानने के, जैसे बिना झिझक के अगर महिलाएं स्वतंत्र रूप से आ जा सकती है तो उसको हम क्या मानेंगे, सुरक्षित क्षेत्र मानेंगे। लेकिन इन क्षेत्रों का भी अभाव देखा जाता है, चाहे सार्वजनिक स्थान हो या अन्य स्थान हो, पब्लिक प्लेसेस पे महिलाएं की जो सुरक्षा है वो अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाई है। तो सार्वजनिक स्थानों पे महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सार्वजनिक स्थानों को अपनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों से बचना समाधान नहीं होता बल्कि उनको सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। महिलाएं हैं उनको चर्चाओं में भाग लेना चाहिए। सार्वजनिक स्थान है वहाँ उनको क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, समय बिताना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में। तो ये उनको जो मानसिक रूप है उस मानसिक रूप से उनको मनोबल प्रदान करती हैं। और अगर नीतिगत स्तर पर बदलाव देखें तो सरकार को सुरक्षित शहरी डिजाइन, बेहतर रोशनी और सुलभ जो सार्वजनिक शौचालय उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। मनोरंजन स्थलों और बेंच जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए। जो लिंग आधारित हिंसा है उसको रोकने के लिए जो कानून है उनको और सख्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कम सजा दर है और पीड़ित को दोष देने की प्रवृत्ति है उसको बदल के वास्तविक सुधार लाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों का पुनर्निर्माण ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, स्वागत योग्य हैं और वास्तव में वो अपने आप को वहाँ स्वतंत्र महसूस कर सकें। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये सूचकांक वैश्विक स्तर पे जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, न्याय और समावेशन को मापता है। कितनी सुरक्षित है, उनको न्याय में उन क्या हिस्सेदारी, समावेशन कितना हुआ है। इसका प्रकाशन कौन करता है, तो प्रकाशन करता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों मिलकर इसका प्रकाशन करते हैं। उद्देश्य क्या है सूचकांक के, तो इसमें जो महिलाओं से संबंध क्या क्या क्षेत्र जहाँ कमियां हैं, किन क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियां दर्ज की गई, इनकी पहचान करता है। उनकी सुरक्षा और न्याय में प्रगति है अधिक मापा जाता है। नीति निर्माण में मदद मिलती है। महिलाओं को किस तरीके से हम समावेशित करें, सुरक्षा उनकी बढ़ाएं, इनसे संबंधित नीतियां बना सकते हैं। और बेहतर व्यवसाय और निवेशक हैं उनको भी सहायता मिलती है। जोखिम और जो नीतिगत परिवेश है उसका वो मूल्यांकन कर सकते हैं। अकादमिक शोध में सहायक होती है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार हैं उन पर अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करता है और जो विकास पहले हैं उनको निर्देशित कर सकता है। भारत की रैंकिंग क्या रही, तो ये हमने शुरू में ही देख लिया कि 177 में से हम 128वें स्थान पे रहे हैं। 2017 में हमारी रैंक 133 थी, तो कुछ सुधार हुआ है। हालांकि सुधार जितनी तेज गति से होना चाहिए था वो नहीं देखा गया। 2022 में भारत उन शीर्ष 10 देशों में था जहां महिलाओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा सबसे अधिक थी। अन्य देशों की रैंकिंग देखें तो डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश माने जाते हैं। अफगानिस्तान है, ये सबसे खराब देश माना जाता है। निष्कर्ष क्या निकला है, तो इसमें जो ये सूचकांक है वैश्विक स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत ने प्रगति की है, लेकिन जो राजनीतिक हिंसा है
इस राजनीतिक हिंसा और अन्य जो कई चुनौतियां हैं उनका सामना अभी भी हम कर रहे हैं। जो महिलाओं की सुरक्षा समावेशन उसको और बेहतर बनाने के लिए हमको नीतियां मजबूत बनानी होंगी और उस सेक्टर में निवेश करना होगा। नेक्स्ट हमारा वुमेन से संबंधित है। जो स्टेम क्षेत्र है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी, उसी पे ये आर्टिकल लिखा गया है। तो भारत में जो विज्ञान है उसमें महिलाओं के लिए एक समान भविष्य की इसमें चर्चा की गई है। जैसे हम 200 वर्षों बाद भी देखते हैं कि स्टेम है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ है, इसमें लैंगिक असमानता बनी हुई है अभी भी। तो जैकब जो क्लार्क है उनका लीकी पाइपलाइन रूपक ये दर्शाता कि महिलाएं जो है स्टेम से बाहर क्यों हैं। इसके पीछे कुछ तर्क दिए हैं। तो पक्षपाती शिक्षण, रोल मॉडल की कमी और प्रतिकूल कार्य स्थल जैसे कारक इसमें योगदान देते हैं, ये कहते हैं जैकब क्लार्क। हालांकि इस मॉडल की आलोचना की जाती है क्योंकि ये प्रणालीगत शक्ति संतुलन को नहीं दर्शाता है। एक नया मॉडल है जूल्स एंड लैडर्स मॉडल, इसमें संरचनात्मक बाधा और कैरियर में जो व्यवधान है उनको उजागर किया जाता है। तो भारत में सर्वे की बात करें तो भारत में जो रूढ़िवादी सोच है वो महिलाओं के स्टेम क्षेत्र तक पहुंचने को कठिन बनाती है। इसके अलावा 2020-21 में जो 98 संस्थान के सर्वेक्षण है उसमें केवल 17% महिलाएं हैं वो संकाय सदस्य पाई गई हैं। बायोलॉजी में 23% से लेकर इंजीनियरिंग में केवल 8% महिलाएं संकाय सदस्य मिली है। शीर्ष रैंक वाले जो संस्थान है उसमें वरिष्ठ पदों पे महिलाओं की संख्या और भी कम है। महिला वैज्ञानिकों को सम्मेलन और कैरियर संवर्धन जो गतिविधि है उसमें कम प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये कुछ चिंताएं हैं भारत के सामने, इनको चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, जैसे विज्ञान में महिलाएं शुरू से ही शैक्षिक बाधाओं का सामना करती हैं। गुणवत्तापूर्ण स्कूल तक जो सीमित पहुंच है वो भी एक चुनौती है। और सांस्कृतिक अपेक्षाएं रहती हैं, महिलाएं उनको कैरियर से अधिक परिवार को प्राथमिकता के लिए मजबूर करती हैं। तो परिवार को प्राथमिकता देना भी क्या होता है, जो इस क्षेत्र रहता है इसमें महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण बनता है। लैंगिक रूढ़ियाँ हैं जो महिलाओं की नियुक्ति, पदोन्नति और जो शोध वित्त पोषण है उसको सीमित कर देती है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न और भेदभाव जो है शैक्षणिक माहौल को प्रतिकूल बनाता है, जिसके कारण महिलाएं इस क्षेत्र में उस तरीके से प्रगति नहीं कर पाई है। तो वैज्ञानिक और वैश्विक रुझान देखते हैं तो 38 देशों में किए गए एक वैश्विक अध्ययन में स्टेम में जो महिलाएं हैं उनकी क्या देखी गई, उच्च ड्रॉप आउट दर देखी गई है। कारणों में कुछ बताए गए जैसे असमावेशी कार्यस्थल होना, कार्य और जीवन के बीच में असंतुलन होना और नेटवर्क की कमी होना आदि कुछ समस्याएं देखी गई हैं। पोस्ट डॉक से फैकल्टी में जो स्थानांतरण है वो महिलाओं के लिए विशेष रूप से कठिन होता है। इसके अलावा रोल मॉडल की कमी, पारिवारिक जिम्मेदारियां आदि कुछ कारण हैं जो इनकी प्रगति में बाधाएं डालते हैं। अगर विज्ञान में अधिक महिलाएं आती हैं यानी इस सेक्टर में अगर वो अपना कैरियर बनाती हैं तो ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरणा देगा और जो नवाचार क्षेत्र है उसको लैंगिक रूप से समावेशी बनाने में हेल्प करेगा। अब मैटिल्डा प्रभाव और लैंगिक भेदभाव इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैटिल्डा प्रभाव क्या है, ये प्रभाव ये दर्शाता है कि महिलाएं हैं इनके योगदान को पुरुषों द्वारा छुपा दिया जाता है। मतलब पुरुष के योगदान होते हैं उनके कारण महिलाओं के योगदान छुप जाते हैं। इसी के संबंध में मैटिल्डा प्रभाव भारतीय अकादमिक जगत में लैंगिक असमानता को उजागर करता है ये, और विज्ञान में सफल महिलाओं की दृश्यता बढ़ाना रूढ़ियों को तोड़ सकता है। इसके अलावा कैरियर ब्रेक के बाद दोबारा प्रवेश का समर्थन करना लैंगिक समानता के लिए आवश्यक होता है। अगर कैरियर में ब्रेक हो जाए तो उनको वापस ही उसकी सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्टेम के बारे में देख लेते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के बहुविषयक अध्ययन को संदर्भित करता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग और समस्या समाधान कौशल पर केंद्रित होता है। इसमें शिक्षा, नवाचार, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्व क्या है, तो आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, तर्कसंगत सोच और रचनात्मकता है उसको प्रेरित करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, वैज्ञानिक खोजें होंगी, तकनीकी प्रगति होगी तो इसके कारण नवाचार आएगा। रोजगार के अवसर अधिक रहते हैं, जैसे स्टेम स्नातक उनकी वैश्विक स्तर पे अधिक मांग होती है।
आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करता है। जो देश हैं उनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, एक तो तर्कसंगत सोच होती है, नवाचार रहता है, तो नई नई चीज़ें पे क्या किया जाता है, अनुसंधान आदि किया जाता है, उनकी खोज की जाती है। तो स्टेम शिक्षा और लैंगिक अंतर है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पे स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है, ये हमने देखा ही है कि भागीदारी कम क्यों है। भारत की बात करें तो केवल लगभग 30% स्टेम स्नातक महिलाएं हैं, और सरकारी और निजी पहल स्टेम में क्या कर सकती है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे सकती है और दे भी रही है। विज्ञान ज्योति और गति जैसे कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पे केंद्रित हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी हस्तक्षेप भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पे फोकस किया जाता है। ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें लड़कियों के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान करने की बात की गई है। स्किल इंडिया मिशन है, इसमें महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की बात की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पे भी फोकस करना होगा, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये महिला उद्यमी है उनको ऋण उपलब्ध कराता है। और स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसमें भी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। महिला ई हाट है, इसमें महिलाओं के लिए जो उत्पाद है, महिला उद्यमियों के द्वारा तैयार उत्पाद है, उनके ऑनलाइन बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। SHG हैं जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ उनके आर्थिक रूप से उनको वित्तीय समावेशी कैसे बनाया जाए, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। ऐसे ही उनके स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की है, जैसे इसमें क्या किया जाता है, गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे जननी सुरक्षा योजना है, जिसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने की लक्ष्य रखा गया है। पोषण अभियान है, इसमें महिला और बच्चे हैं उनके पोषण स्थिति में सुधार पे ध्यान दिया जाता है। और उज्ज्वला योजना है, इसके तहत जो घरों में लकड़ी आदि से जो ईंधन के रूप में लकड़ी आदि का यूज किया जाता है, उससे होने वाले धुएं से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने पे फोकस किया जाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किया जाता है, यानी जो कनेक्शन होगा वो मुफ्त में दिया जाएगा, और बाद में जो सिलेंडर गैस दी जाती है वो कम कीमत पे दी जाती है। सुरक्षा और कानूनी अधिकार है, इसके लिए निर्भया फंड का गठन किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा पहल जैसे आपातकालीन हेल्पलाइन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को समर्थन देती है। वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ हिंसा से पीड़ित महिलाएं क्या कर सकती हैं, कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, इसमें हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को त्वरित सहायता दी जाती है। C-बॉक्स है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है। मिशन शक्ति है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत देती है। राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है, तो जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए 33%, इसमें 33% में रखा गया है। कुछ राज्यों ने क्या किया है, इससे भी ज़्यादा कर दी, जैसे बिहार को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि वहाँ 50% सीटें महिलाओं के लिए इस सेक्टर में निर्धारित की गई हैं पंचायत राज संस्थानों में। और अगर केंद्रीय स्तर पे देखें तो ये 33% है। लक्ष्य क्या है, तो स्थानीय शासन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना है, इसमें लक्ष्य क्या है, अपराध रोकथाम में महिला स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाना। राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये महिलाओं के अधिकार और न्याय के लिए काम करती है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये समाज के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, लैंगिक समानता और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जिसमें सरकारी योजनाओं और जो हमारी जनता है उसके मानसिक रूप से उनमें भी कुछ चेंजेस करने होंगे। महिला सशक्तिकरण है, उसके लिए नीतिगत सुधार, जागरूकता कार्यक्रम, जो हमारी जनता है उसको जागरूक करना होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकती हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया है उससे लिया गया है कि सीमा निर्धारण आयोग है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है या परिसीमन आयोग है, उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है, परिसीमन आयोग या सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यह नेगेटिव वर्जन जरूर है, लेकिन ये क्या है, एक
संवैधानिक संस्था है और इसके जो निर्णय हैं, आदेश है, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये सही बात है। दूसरा है, जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। इनके आदेश हैं, एक बार आदेश देने के बाद इसमें ये संशोधन नहीं कर सकते। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही, यानी सी आंसर करेक्ट है। तो सॉरी, ये क्या है, एक वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें क्या है, सीमा निर्धारण अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया जाता है, जैसे समय समय पे अभी 4 बार गठित किया गया है ना। तो ये क्या है, वैधानिक निकाय है और समय समय पे इसका गठन किया जाता है। इसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है। अगर संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुसार बात करें तो सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे ही एक बार सीमा निर्धारण आयोग जब अपना अंतिम आदेश प्रस्तुत कर देता है तो लोकसभा और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के समक्ष रखने पे इसमें इनके द्वारा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दी जा सकती। तो इसकी स्थापना कैसे होती है, सीमा निर्धारण डिलिमिटेशन एक्ट, उसके तहत इसको स्थापित किया जाता है। उद्देश्य क्या था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका पुनः सीमांकन करना है। शक्तियाँ क्या है, सीमा निर्धारण आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, कोई भी न्यायालय इसके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है। परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, इनके ऊपर विचार करना है। जैसे फर्स्ट कथन है कि अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की व्यवस्था करता है। तो ये हमारे अनुच्छेद में लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद ये किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए और हो रहा है, उनमें अंतर रहता है। अनुच्छेद 170 की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राज्यों से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है। थर्ड है अनुच्छेद 330, 332 SC/ST के लिए आरक्षित सीटों को सुनिश्चित करता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, 330, 32 SC/ST की आरक्षित सीटें उनसे संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 170 है राज्य की विधानसभा सीटों के परिसीमन से संबंधित है, न कि केंद्र शासित प्रदेश के। केंद्र शासित प्रदेश की प्रक्रिया के परिसीमन की प्रक्रिया वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 239A से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मतदाता पहचान पत्र के बारे में कुछ कथन है, उन पे विचार करना है। फर्स्ट है, मतदाता पहचान पत्र गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब मतदाता पहचान पत्र रहता है तो निर्वाचन आयोग का काम होगा ना, गृह मंत्रालय थोड़ी ना करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये चुनावों में मतदान के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है। तो ये सही हो जाएगा कि चुनाव में जो मतदान है उसके लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम करना, और अगर पहचान हो जाएगी तो धोखाधड़ी रोकी जा सकती है। थर्ड है, 18 वर्षों से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक मतदाता पहचान के लिए पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। तो आवेदन की जो पात्रता है वो इसमें सही है कि 18 वर्षीय से अधिक आयु का कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट क्यों गलत था, जो मतदाता पहचान पत्र है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रोपेक्स यानी थिएटर स्तर पर संचालन तत्परता अभ्यास, इसके बारे में कथन है, विचार करना है। फर्स्ट है, ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ताकि उसकी युद्ध तत्परता का आकलन किया जा सके। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष नहीं होता, 2 सालों में इसका आयोजन होता है और नौसेना ही करती है, ये बात ठीक है। तो हर 2 साल में होगा, न कि प्रतिवर्ष। दूसरा है, यह हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है और इसमें थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भाग लेते हैं। तो एक सॉफ्ट वर्ड भी है और ये सही भी हमने पढ़ा भी है।
थर्ड है ट्रोपिक्स केवल नौसैनिक अभियानों पे केंद्रित है और अन्य बलों के साथ कोई संयुक्त अभ्यास शामिल नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा कि एक तो केवल नौसैनिक अभ्यास पे केंद्रित है, फिर ये बताने की क्या जरूरत है कि अन्य बलों को शामिल करता है या नहीं करता। तो इन दोनों में कंट्रोवर्सी भी आपको देखने को मिलेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 2 हमारा सही है। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है। और थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि इसमें से सारी थल वायु सेना तटरक्षक बल इनके साथ संयुक्त अभ्यास है ये, हालांकि नौसेना इसमें मुख्य रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक के बारे में कथन दिए गए हैं, विचार करना है। जो WPS सूचकांक है ये UN वुमेन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यानी WEF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि WEF या UN वुमेन इसको प्रकाशित नहीं करती। दूसरा है यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और समावेशन को मापता है। तो ये सही है कि उनकी सुरक्षा की स्थिति क्या है, न्याय समावेशन आदि में क्या मतलब उनकी स्थिति, ये सारी चीज़ें देखती है। थर्ड है भारत 2023 के WPS सूचकांक में 177 देशों में 128वें स्थान पे। तो ये सही है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि इसको कौन जारी करता है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, इनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटिल्डा प्रभाव किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान में लैंगिक भेदभाव से। दूसरा पुरुष और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता से। थर्ड है राजनीति महिलाओं की भागीदारी से। और फोर्थ महिलाओं के कार्य स्थल उत्पीड़न से। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान में जो लैंगिक भेदभाव है उनसे संबंधित है, कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में किस तरीके से कम करके आंका जाता है। तो मैटिल्डा प्रभाव वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को व्यवस्थित रूप से दबाने या कम आंके जाने को संदर्भित करता है, जहां उनकी उपलब्धियों को अक्सर क्या किया जाता है, उनके पुरुष सहयोगियों को तुलना में उनको कम श्रेय दिया जाता है महिलाओं को। और इस शब्द को 1993 में जो इतिहासकार हैं मार्गरेट W रोसीटर इन्होंने गढ़ा था, जिनका नाम मैटिल्डा जोसलिन गेज के नाम पे रखा गया है। और ये मैटिल्डा जोसलिन गेज कौन है, ये एक प्रारंभिक महिला अधिकार कार्यकर्ता है और इन्होंने इस समस्या को उजागर किया था, इसीलिए इनके नाम पे रखा गया है। यह प्रभाव उन मामलों को देखता है जहां महिला वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं, लेकिन उन्हें पुरुष सहयोगियों के पक्ष में अनदेखा कर दिया गया है। तो आज का हमारा न्यूज एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।